हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है रिलेटेड टू पूरा का पूरा ब्लड यानी कि जो हीमेटोलॉजी है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने वाले भविष्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। तो जो पीएच होती है वो ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर रेंज दी हुई है। रेंज के अनुसार अपनी एक नॉर्मली जो वैल्यू होती है ब्लड की, जो आपके सामने दे रखा है ऑप्शन ए 6.5 से लेकर के 7 या फिर 7.35 से लेकर के 7.45 या फिर 8 से 9 या फिर 4.5 से 5। इनमें से करेक्ट आंसर आपका बी रहने वाला है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड की पीएच की, जो आपकी 7.35 से लेकर के 7.45 होती है, और जो एकदम से आपकी किस टाइप की होती है, स्लाइटली एल्कलाइन होती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। इनमें से एक को छोड़कर आपको ध्यान देना होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन्स है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर है वो आपको मिलेगा। तो इनमें से एक को छोड़कर बताना है, इसमें से ऐसा कौन सा जो मतलब प्रोटीन है वो आपका प्लाज्मा के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन या फिर फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला। सबसे पहले तो बता देते कि आपको प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब होगा कि ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिर फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको सामने इन चीज़ों से पता लग चुका है कि प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपके ये 3 टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक को छोड़कर वो आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। तो इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मायोसिन होती है, तो मायोसिन है वो मसल्स के फिब्राइल्स में एक प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है, और ये टोटल मसल प्रोटीन का 45% हिस्सा होता है। यानी कि ये आपका कहाँ पर होता है, फिब्राइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये टोटल मसल प्रोटीन का कितना परसेंट हिस्सा होता है, 45% हिस्सा होता है मायोसिन। ठीक है, तो ये था आपका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइफ स्पान ऑफ फैटल यानी कि फीटल आरबीसी। तो इनमें से जो फीटल आरबीसी होती है उनका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन है वो कितना होता है। तो एक नॉर्मली चीज़ आप याद रखना कि जो फीटल आरबीसी होती है वो, जैसे कि आप याद रखना कि जो अडल्ट आरबीसी होती है, तो अडल्ट आरबीसी का जो जीवन काल है यानी कि लाइफ स्पान है वो होता है 120 दिन। ठीक है, लेकिन अपने को पूछा किसका है, लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। तो यहाँ पर फीटल आरबीसी का 80 डेज है वो लाइफ स्पान होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है, 80 डेज है आपका फीटल आरबीसी होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है यानी कि फिटस के आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन की तुलना में वो बेटर ऑक्सीजन है, वो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो आपकी अडल्ट हीमोग्लोबिन की तुलना में क्या होता है, ये आपका बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इसकी। बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी का कितना होता है, 80 डेज। ठीक है, और अगर नॉर्मली आपका अडल्ट का पूछा जाए तो 120 दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। इनमें से याद रखना है आपको कि जो एवरेज होता है हीमोग्लोबिन का ह्यूमन ब्लड के अंदर में वो कितना होता है। तो एवरेज का पूछा आपको, तो एक चीज़ आप याद रखना कि एट बर्थ पे हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, एट बर्थ पे होता है आपका कितना, 25 GM/dl यानी कि ग्राम पर DL। ठीक है, और अगर 1 साल की एज है
तो वहाँ पर कितना होता है 17 ग्राम, ठीक है। और जो आपका अडल्ट मेल होता है तो अडल्ट के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है 15 एवरेज होता है। तो यहाँ पर 15 तो दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर आपको नियर बाई या फिर एवरेज पूछा है, तो एवरेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 14 से 16 यानी कि इसके बीच में 15, या तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये था आपका टोटली हीमोग्लोबिन का लेवल है वो, हीमोग्लोबिन का कंटेंट वो ह्यूमन ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ल्यूकोपिनिया मीन्स, ल्यूकोपिनिया का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इंक्रीज इन WBC काउंट, या फिर इंक्रीज इन RBC काउंट, डिक्रीज इन WBC काउंट, या फिर इंक्रीज इन प्लेटलेट्स। तो ल्यूकोपिनिया या फिर ल्यूकोसाइटोपिनिया, ये जो एक प्रकार का बोन मैरो की, ठीक है, ये क्या होता है बोन मैरो की जो फेलियर या फिर सप्रेशन के कारण यूजुअली WBC की जो एब्नॉर्मल कमी है वो लगभग मतलब 4000 से कम होती है, यानी कि जो एक रेंज होती है ना, यानी कि WBC की जो रेंज है कितनी है वो 4000 पर mm से कम होती है, यानी कि डिक्रीज है। तो यहाँ पर सी जो आपका आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। ल्यूकोपिनिया का मतलब होता है कि डिक्रीज इन WBC काउंट, टोटली जो काउंटिंग होती है उसमें WBC की जो कमी हो जाती है, यानी कि एबनॉर्मल कमी जो होती है वो आपकी 4000 पर mm से कम हो जाती है, तो आपका वो क्या कहलाता है ल्यूकोपिनिया, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज, यहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट का आपको पूछा गया है तो कितनी होती है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट आपका पूछा जाए तो 150 यानी कि 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख सेल्स है वो पर mm, ये आपकी नॉर्मली रेंज होती है किसकी, प्लेटलेट की। तो यहाँ पर आपका इस रेंज के बीच का जो आंसर है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर 1.5 लाख का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको नियर बाई आप देखा जाए तो आपका यहाँ पर 1 लाख से लेकर 4.5 लाख, यानी कि कम से कम एक मान लिया गया है। यहाँ पर एक ये भी ऑप्शन है कि लेकिन अधिकतम नहीं बताया गया, तो ये आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर 4.5 लाख ये करेक्ट है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली ब्लड प्लेटलेट काउंट है वो कितना होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होती है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग, इनमें से कौन सी जो ड्रग्स है वो आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है, डिजोक्सिन या स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर एस्पिरिन या फिर डोबुटामाइन। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना कि एंटी प्लेटलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक एजेंट जो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉयज या फिर इनएक्टिवेटेड कर देता है। देखो एंटी प्लेटलेट का मतलब क्या होता है, जो एजेंट होता है वो क्या करता है डिस्ट्रॉयज या फिर इनएक्टिवेट्स, किसको करता है, जो प्लेटलेट को करता है वो आपका एंटी प्लेटलेट्स कहलाता है, ठीक है। उन्हें ब्लड सेल बनने से रोक देता है, यानी कि जैसे एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेजिल है वो आपकी एंटी प्लेटलेट्स होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि TIA यानी कि जो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ठीक है, ये यानी कि TIA है वो आपका स्ट्रोक या फिर MI और पेरिफेरल आर्टरीज के ब्लॉकेज की जो चांस होते हैं उनको डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि किसको कम करता है, ये आपकी स्ट्रोक या फिर MI या फिर पेरिफेरल आर्टरीज के जो ब्लॉकेज होते हैं, ब्लॉकेज के चांस यानी कि उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, जो आपकी एक तो जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेजिल है वो आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट है, जो आपकी एक एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरली प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पर आपको पूछा है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो
मतलब कौन सी डेफिशिएंसी के लिए आपको कंसिडर करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है विटामिन B1, B2, विटामिन K या फिर B6। इनमें से इन डेफिशिएंसी को पूछा है, यानी कि हाईएस्ट किसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो कंसिडर होता है। तो यहाँ पर आपके सामने अधिकतर आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला है। विटामिन K की कमी से आपका क्लॉट फॉर्मेशन के लिए विटामिन K है, यानी कि जो एंटी हेमरेजिक फैक्टर है उसकी नीड होती है। हालांकि ये क्लॉटिंग बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो हेपेटोसाइट्स के द्वारा क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जैसे सेकंड प्रोथ्रोम्बिन या फिर 7th या फिर 9th एंड 10th जैसे 4 क्लॉटिंग फैक्टर के लिए सिंथेसिस के लिए विटामिन K की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और आपका जो कि आपका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड के अलावा और है आपका 7th और आपका 9th एंड 10th, ठीक है। ये जैसे इसकी 4 क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए विटामिन K की रिक्वायरमेंट होती है वो, ठीक है, ये होती है आपकी। तो उसके वजह से क्या होता है कि विटामिन K की डेफिशिएंसी है वो क्लॉटिंग फैक्टर है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है। तो नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम में आपको याद रखना होगा डायरेक्टली 1 से 3 मिनट है वो आपका बेसिक्स है वो ब्लीडिंग टाइम है। एक स्मॉल वुंड और या फिर पिन प्रिक, यानी कि पिन प्रिक से ब्लड के फ्लो को स्टॉप करने के लिए इसकी ब्लीडिंग टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्मली वो आपका ब्लीडिंग टाइम है वो कितना होता है 1 से 3 मिनट। सी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड या फिर डिस्क्राइब बाई। ये जो ब्लड ग्रुप है ABO, इनको ग्रुपिंग यानी कि ब्लड ग्रुपिंग है वो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया या फिर डिस्क्राइब किसने किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है कि रॉबर्ट कोच या फिर कार्ल लैंडस्टनर या फिर पॉल एनरिच या फिर एंटोनी वॉन लीवेंक। तो एंटोनी वॉन लीवेंक तो आपको सबको पता है कि आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की थी, यानी कि सेल्स की खोज की थी। तो आपका ये आपका आंसर हो नहीं सकता। पीछे बचे आपके सामने 3, ठीक है। तो आपके सामने जो कार्ल लैंडस्टनर है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो बी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। अब कुछ बातें आपको कार्ल लैंडस्टनर के बारे में जान लेनी चाहिए कि ये एक प्रकार के अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनको 1930 में, ये कौन थे, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज है वो मिला था, ठीक है। और मतलब फर्स्ट टाइम 19 में उन्होंने सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC पर एंटीजन की प्रेजेंस के आधार पर ब्लड को 4 टाइप में क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो इन्होंने A, B और AB और O, ये जो 4 ब्लड के ग्रुप थे उनको क्लासिफाई किया था। कब किया था? 1900 में किसके आधार पर किया था? सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC पर एंटीजन की प्रेजेंस के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC इसकी प्रेजेंस के आधार पर, एंटीजन की प्रेजेंस के आधार पर, ठीक है, क्लासिफाई किया था किनको? ब्लड ग्रुपिंग को, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि RH ब्लड ग्रुप इज ए कॉम्प्लेक्स एंटीजन फाउंड इन। इनमें से RH ग्रुप है वो जिनका कॉम्प्लेक्स है कौन से एंटीजन में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? सरफेस ऑफ RBC, यानी कि सरफेस ऑफ RBC जो आपका बी आंसर है वो करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि RH फैक्टर और RH एंटीजन एक एंटीजन है जो RBC की जो मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि RBC की मेम्ब्रेन, RBC की मेम्ब्रेन पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो RH फैक्टर है जिसको मतलब इन्होंने खोज की थी, कि इन्होंने इनकी खोज किसने की थी? तो लैंडस्टनर एंड वीनर ने इनको खोजा था। कब खोजा था? 1940 में, ठीक है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो बी रहने वाला है, यानी कि सरफेस ऑफ RBC पर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वहाँ पर ये एंटीजन है मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि पर्निशियस एनीमिया इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, पर्निशियस एनीमिया है वो किसकी डेफिशिएंसी यानी कि किसकी कमी से वो कोज करता है, तो थायमिन, आयरन या फिर विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन या फिर फोलिक एसिड की वजह से। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, पर्निशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन की वजह से वो आपका मतलब कोज करता है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। एक पर्निशियस एनीमिया एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ये क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज। पर्निशियस एनीमिया है वो एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें स्टोमक की जो पैरेटल सेल्स है वो विटामिन B12 जिसे एक्सटेंसिव फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि स्टोमक की जो आपकी पैरेटल सेल, ठीक है, जो कि आपकी विटामिन B12 जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे मतलब एक्सटेंसिव फैक्टर भी कहते हैं, एक्सटेंसिव फैक्टर, ठीक है। और इसके एब्जर्वेशन के लिए मतलब इनफ इंट्रिंसिक फैक्टर है वो उसकी मतलब सिक्रेशन करती है, जिसके रिजल्ट में ब्लड में विटामिन B12 की वो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। ब्लड के अंदर विटामिन B12 की वो डेफिशिएंसी होती है तो वो वहाँ से आपका पर्निशियस एनीमिया है वो कोज करता है, ठीक है। और GIT से मतलब विटामिन B12 के एब्जर्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, यानी कि विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन है उसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया है कोज करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज, इनमें से मोस्ट कॉमन है वो मैनिफेस्टेशन कौन सा है जो आपका सिकल सेल एनीमिया को कोज करता है, ठीक है। सीवियर एनीमिया या फिर हेमोलाइटिक क्राइसिस या फिर सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस या फिर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्केलेटल पेन। तो सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का इस्केमिक ऑर्गन एंड टिश्यू डैमेज के रिस्क को भी बढ़ाता है। सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कुछ बातें आप जान लीजिए कि ये क्या करता है, एक तो आपका इस्केमिक ऑर्गन एंड टिश्यू डैमेज के जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको बढ़ाता है, जो पेनफुल एपिसोड यानी कि क्राइसिस का कोज करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, पेनफुल एपिसोड्स यानी कि क्राइसिस का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका आंसर है वो क्राइसिस में से ही रहने वाला है, यानी कि साफ साफ आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे उससे आप संबंधित समझ सकते हैं क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस का मतलब हेमोलाइटिक क्राइसिस या फिर सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। यहाँ पर दो ऑप्शन में क्राइसिस है तो आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि क्राइसिस का मतलब इनमें से आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यह मतलब कई घंटों से लेकर हफ्तों तक रहता है और हॉस्पिटलाइजेशन का सबसे फ्रीक्वेंट कोज होता है, यानी कि ये जो हॉस्पिटलाइजेशन का है वो एक फ्रीक्वेंट कोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है कि जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन सिकल सेल एनीमिया वो क्या होता है, रिपीटेड एपिसोड ऑफ स्केलेटल पेन, यानी कि आपको मैंने बताया था कि पेनफुल एपिसोड, यहाँ पर पेनफुल एपिसोड है वो कौन से है, यहाँ पर आपका डी आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन इंडिया विच टाइप ऑफ एनीमिया इज अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंडिया के अंदर है इनमें से कौन सा टाइप है वो एनीमिया का वो अनकॉमन होता है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम। तो ऑप्शन आपके सामने आयरन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फिर आयरन एंड फोलिक एसिड दोनों। तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसमें न्यूट्रिशनल एनीमिया का एक कॉमन टाइप है, यानी कि आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, और विटामिन B12 जो है वो आपका मतलब एनीमिया अनकॉमन यानी कि रेयर है। तो आपको अनकॉमन का पूछा है, तो ये एक प्रकार का आपका क्या है, ये आपका कॉमन टाइप है, कॉमन टाइप है आपका एनीमिया का कौन सा, आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, जबकि यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। तो सी ऑप्शन के अनुसार आपको देखा जाए तो यहाँ पर है विटामिन B12, यानी कि ये एक प्रकार का रेयर या फिर आप अनकॉमन है वो टाइप से इसे कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशन इनटू हीमोफीलिया, तो इनमें से कौन सी ड्रग्स है वो हीमोफीलिया के अंदर है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, एस्पिरिन,
पेनिसिलिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर मॉर्फिन सल्फेट। तो हीमोफीलिया में जो एस्पिरिन है ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है, वो कौन है, एस्पिरिन, ठीक है। वो मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इसमें चांस ऑफ ब्लीडिंग है वो बढ़ सकता है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसके लिए है, क्योंकि ये एस्पिरिन है वो ब्लीडिंग के चांस को बढ़ा देती हैं, यानी कि चांस ऑफ ब्लीडिंग, इस कारण आपका हीमोफीलिया के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। तो ए आपका यहाँ पर आंसर है वो करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना कि ए डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ए ल्यूकेमिक इज, यानी कि इनमें से कौन सा डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ल्यूकेमिक कंडीशन के लिए होता है। तो ल्यूकोसाइट काउंट या फिर लिम्फ नोड बायोप्सी या फिर स्पाइनल टैप या फिर बोन मेरो एस्पिरेशन। तो अकॉर्डिंग इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से जो ल्यूकोमिया है केवल बोन मेरो सेल्स की माइक्रोस्कोपिक से एबनॉर्मल मैलिग्नेंट सेल्स को कंफर्म करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या करता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के बोन मेरो एस्पिरेशन, बोन मेरो एस्पिरेशन, इसके लिए क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक से क्या करता है, एबनॉर्मल मैलिग्नेंट सेल्स है उसको क्या करेगा, कंफर्म। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया आपका डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है किसके लिए, ल्यूकेमिया के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा, बोन मैरो एस्पिरेशन करने से डायग्नोस्टिक है वो आप यहाँ से टेस्ट कर पाएंगे किसके लिए, ल्यूकेमिया के लिए, ठीक है। तो ये आपका सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू तो आपके मतलब ब्लड से थे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।